हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग क्लास 9 का पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 1 पढ़ने वाले हैं। सो बच्चों, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आइए हम सब देख लेते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट अराउंड द वर्ल्ड। ये ज़रूरी नहीं है कि हमारे देश में जिस तरह का रूल है वो सारी दुनिया में उसी तरह का रूल है। वेरियस कंट्रीज से वेरियस टाइप्स ऑफ रूल्स को अपनाती है, वेरियस टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट को अपनाती है, जिसमें कि कुछ गवर्नमेंट्स के एग्जांपल यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे कि यहाँ पर डेमोक्रेसी, ऑथोरिटेरियन है, मोनार्की सिस्टम है, डिक्टेटरशिप है, कैपिटलिज्म है, कम्युनलिज्म है, आर्मी रूल है। इस तरह से पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो विभिन्न जो देश हैं वो अपने यहाँ अलग अलग तरह की शासन प्रणाली जो है वो अपना करके करती हैं। कुछ कंट्रीज़ का एग्जांपल अगर हम देखें, जैसे कि हमारा इंडिया है, यूएसए है, चाइना है, जिम्बाब्वे है, तो ये डिफरेंट कंट्रीज़ जो है वो हर जगह पर एक ही तरह की गवर्नमेंट नहीं अप्लाई है। वहाँ पर हर कंट्री का अपना कुछ कॉन्स्टिट्यूशन है, अपनी कुछ पॉलिसीज़ हैं, रूल ऑफ सिस्टम सबके अलग अलग हैं। लेकिन इस चैप्टर में हम बेसिकली डेमोक्रेसी के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे कि डेमोक्रेसी कहते किसे हैं। सो स्टूडेंट्स, हम जिस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं उस चैप्टर को हम 2 पार्ट में बांट कर पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट हमारा होगा व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, यानी कि डेमोक्रेसी कहते किसे हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है उसको समझेंगे। और हमारा दूसरा पार्ट होगा कि वाई डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी को समझने के बाद हम इस बात की तरफ आगे बढ़ेंगे कि कंट्रीज़ में डेमोक्रेसी ही क्यों ज़रूरी है। क्या कुछ और भी वेरियस टाइप्स ऑफ रूल्स जो हैं, गवर्नमेंट सिस्टम जो है उसे बेटर माना जाए या फिर डेमोक्रेसी को ही बेटर माना जाए। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हम किन किन चीज़ों पर गौर करने वाले हैं। सबसे पहले हम मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी, उसके बाद इसके कुछ फीचर्स जो हैं उसे हम समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ हम ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या क्या डिफरेंसेस है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमें ये भी जान लेना चाहिए कि हम जिस बुक को फॉलो कर रहे हैं, यानी हमारा जो एनसीईआरटी का बुक है, वो किस ढंग से कंटेंट को प्रेजेंट करने वाला है हमारे सामने। देखिए, एनसीईआरटी जो है वो कुछ स्टोरीज और एग्जांपल्स के थ्रू हमारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करता है, ना कि बहुत सारे फैक्ट्स को हमारे सामने रखकर और बच्चों को ये कहता है कि आप इसे रट लें। तो कुछ स्टोरीज और एग्जांपल्स हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं और फिर उसी के बेस पर हम ये डेमोक्रेसी का जो कॉन्सेप्ट है उसे क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी। सबसे पहला सवाल ये आता है कि डेमोक्रेसी है क्या। तो इसे हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं कि एक तरफ डेमोक्रेटिक कंट्री है, यानी कि जिस कंट्री में डेमोक्रेसी है वहाँ की जनता जो है उनको ये राइट होता है कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स मीन्स, जैसे कि हम अगर सिंपली बोला जाए तो नेताओं, है ना, नेताओं का जो सिलेक्शन है वो अपनी कीमती वोट के थ्रू करती हैं। यानी कि उनको ये अधिकार प्राप्त है कि किसी भी असेंबली में आप जिन लोगों को देखना चाहते हैं उनका सिलेक्शन आप खुद कर सकते हैं। और ये सिलेक्शन होता कैसे है, तो हमारे यहाँ जो पब्लिक है, यानी डेमोक्रेटिक कंट्री में जो पब्लिक है वो अपने वोट्स के थ्रू अपने रिप्रेजेंटेटिव्स का सिलेक्शन करती है। वहीं दूसरी तरफ वैसी कंट्रीज़ जहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है, तो कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं जैसे कि वो कंट्रीज़ जहाँ पर मोनार्ची सिस्टम पाया जाता है। मोनार्ची सिस्टम में होता क्या है कि जो रॉयल फैमिली होती है, यानी जो राजशाही परिवार होता है, वहाँ का जो राजघराना होता है, तो उन्हीं के आने वाले जनरेशन्स जो हैं वो उस कंट्री पर रूल करते हैं। यानी कि रॉयल फैमिली के जो युवराज, सिंपली अगर हम कहें तो वहाँ के राजकुमार या युवराज जो हुए, वो उस कंट्री पर उनका शासन खुद ब खुद उनको सत्ता जो है वो मिल जाती है। यानी कि वहाँ की जो आम जनता है उसे अपने शासक का, यानी रूलर्स का सिलेक्शन करने की
करने का अधिकार प्राप्त नहीं होता है। साथ ही डेमोक्रेटिक कंट्री की एक और खासियत यह है कि वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव्स जो होते हैं वो जनता से अपने खुद को सेलेक्ट कराने के लिए उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो उन्हें वोट दें। वहीं दूसरी तरफ नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं जहाँ पर डिक्टेटरशिप पाया जाता है। ऐसे कुछ कंट्रीज़ में वहाँ के जो रूलर्स हैं वो जनता के ऊपर दबाव बनाकर रखते हैं, उनको ये अधिकार नहीं देते हैं कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स का सिलेक्शन करें। यहाँ तक कि उनको डराया जाता है, धमकाया जाता है और उनकी आवाज़ को दबाया जाता है। तो इस तरह से ये दोनों एग्जाम्पल्स हम लोगों ने देखा कि आखिर दोनों में बेसिक डिफरेंसेस क्या क्या हैं। इन दोनों एग्जाम्पल्स को देखने के बाद एक हम लोग सिंपल डिफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं, जिससे ये बात निकल कर सामने आती है कि डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। अभी जो हम लोगों ने एग्जाम्पल्स देखा डेमोक्रेटिक कंट्री का और नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री का, इसमें बेसिक डिफरेंस हम लोगों को क्या समझ में आया? यही समझ में आया कि वहाँ के जो रूलर्स हैं, डेमोक्रेसी में जो रूलर्स हैं उनका सिलेक्शन कौन करता है? तो वहाँ की जनता करती है। जबकि नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में वहाँ के रूलर्स का सिलेक्शन वहाँ की जनता को करने का अधिकार प्राप्त नहीं होता है। ये बेसिक डिफरेंस हम लोगों ने देखा। तो इस तरह से एक हमारा सिंपल डिफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी हमारे सामने निकल करके सामने आया। अब इसी को बेस मानते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, आप लोगों ने एक कंट्री का नाम सुना होगा, म्यांमार। म्यांमार का सिचुएशन क्या था कि यहाँ पर आर्मी रूल थी। आर्मी रूल कहने का मतलब है कि वैसे लोग जिनका आर्मी पर कंट्रोल था वो लोग म्यांमार में शासन करते थे। तो यहाँ से हम ये चीज़ कह सकते हैं कि जो म्यांमार का आर्मी रूल है वहाँ पर भी लोगों का कोई भी भागीदारी नहीं था, उनका रोल नहीं था वहाँ के रूलर्स को सिलेक्ट करने का। जिनके हाथों में क्या कह सकते हैं कि म्यांमार की जो पूरी फौज है, पूरी जो आर्मी है, उसका कंट्रोल जिस व्यक्ति के पास होगा म्यांमार में उसी का शासन होगा। और इस तरह के शासन में म्यांमार में लोगों को अपने बातों को सामने रखने का अधिकार प्राप्त नहीं था। पीपल हैड नो से इन दिस डिसीजन। वहीं हम एक और अपना एग्जाम्पल लेते हैं सऊदी अरेबिया का। सऊदी अरेबिया में भी इस तरह का शासन है कि वहाँ का जो रॉयल फैमिली है, यानी कि वहाँ का जो शाही परिवार है, उनके आने वाली जो पीढ़ी है, जो जनरेशन है, वो खुद ब खुद वहाँ के सुल्तान कहलाते हैं। तो इस केस में भी हम लोग देखते हैं कि जो सऊदी अरेबिया का किंग है वो इसलिए वहाँ की सत्ता पर नहीं बैठा है, इसलिए वहाँ का रूलर नहीं है कि वहाँ की जनता ने उसको चुना, बल्कि वो इसलिए वहाँ का रूलर है क्योंकि उसका जन्म ही रॉयल फैमिली में हुआ है। सो बच्चों, इस तरह से अगर हम अपने बेसिक जो हमारा मेन डेफिनेशन है, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, तो अगर इसी को अगर हम पूरी तरह से सही समझ लें तो फिर कुछ सवाल खड़े होना लाजमी है। वो सवाल क्या खड़े हो सकते हैं कि फिर तो हम ये कहेंगे कि जो भी कंट्रीज़ जो है इलेक्शन करवाती है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो ऐसा तो है नहीं कि जिस कंट्री में इलेक्शन होता है वो डेमोक्रेसी ही हो। वहाँ पर हो सकता है वहाँ का इलेक्शन जो है वो सिर्फ एक दिखावा हो, बल्कि रूल्स जो हैं वो वहाँ के आर्मीज़ के द्वारा होता हो, या फिर वहाँ की जो पब्लिक है उनको मजबूर किया जाता हो कि वो एक पार्टिकुलर पार्टी को ही अपना वोट दें। सो इस तरह से हम ये नहीं कह सकते हैं कि जहाँ पर इलेक्शंस होते हों वो कंट्री जो है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है। वहीं दूसरा सवाल ये भी उठता है कि प्रेजेंट टाइम में बहुत सारे ऐसी कंट्रीज़ हैं, या कह सकते हैं कि ज़्यादातर ऐसी कंट्रीज़ हैं जो खुद को डेमोक्रेटिक डिक्लेयर किए हुए हैं, लेकिन ऐसा है नहीं कि सब सारे के सारे कंट्रीज़ जो हैं वो डेमोक्रेटिक ही हो। बहुत सारे कंट्रीज़ डेमोक्रेटिक हैं नहीं, बस कुछ उसके फीचर्स को अपनाते हैं और खुद को डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ उन्होंने डिक्लेयर कर रखा है। सो यहाँ पर इस तरह के सिचुएशन में हमें बहुत ही केयरफुल रहने की ज़रूरत है कि आखिर हम रियल डेमोक्रेसी और वैसी डेमोक्रेटिक कंट्रीज जो खुद को डेमोक्रेटिक कहलवाना चाहती है, इन दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं। सो
डेमोक्रेसी को समझने के लिए उसके कुछ फीचर्स को यानी कि उसकी कुछ विशेषताओं को समझ लेना बहुत ही ज़रूरी है। जब तक हम उनके फीचर्स को समझेंगे नहीं, उसे फॉलो नहीं करेंगे, तब तक हम नहीं जान पाएंगे कि आखिर डेमोक्रेसी है क्या। इसके कुछ फीचर्स इस प्रकार हैं। फर्स्ट हमारा फीचर है मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड लीडर्स, यानी कि जो भी निर्णय लिए जाते हैं, जो भी डिसीजंस लिए जाएंगे वो इलेक्टेड लीडर्स के द्वारा लिए जाएंगे। सेकंड फीचर हम ये कह सकते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन होना चाहिए। जिस कंट्री में डेमोक्रेसी है वहाँ का इलेक्शन कैसा होना चाहिए, बिल्कुल फ्री एंड फेयर होना चाहिए। द थर्ड फीचर इज वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू। इस फीचर के बारे में भी हम आगे पढ़ने वाले हैं। और हमारा फोर्थ फीचर है रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। तो इन फीचर्स को यहाँ पर हम डीपली नहीं बताएंगे, बल्कि आगे जब हम एग्जाम्पल्स के साथ इसको डिफाइन करेंगे तब आप लोगों को बेहतर तरीके से इसका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होगा। इन फीचर्स को पढ़ने से पहले स्टूडेंट्स हम वापस उस अपने बेसिक डिफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं और उसके हर एक वर्ड को समझने की कोशिश करते हैं। हमारा डिफिनेशन क्या था कि डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। अब इसे एक एक वर्ड में तोड़ने के बाद अगर हम इसे ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करें तो कुछ क्वेश्चंस जो है वो अराइज होती है हमारे सामने कि इस डेफिनेशंस में रूलर्स की बात की गई है, तो आखिर वो रूल करने वाले लोग कहेंगे किसे, कौन है वो लोग जिसे हम रूलर्स कहेंगे। साथ ही एक क्वेश्चन ये भी उठता है कि यहाँ पर इलेक्टेड वर्ड का यूज़ किया गया है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन, इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूशंस जो है वो किस तरह का होगा जहाँ पर कि डेमोक्रेटिक इलेक्शन होते हों। तो इसको अगर हम और भी सिंपल वे में समझना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि किस प्रकार के इलेक्शंस को हम डेमोक्रेटिक इलेक्शन कहेंगे। साथ ही एक क्वेश्चन यहाँ पर ये भी अराइज होता है कि यहाँ पर पीपल वर्ड का यूज़ किया गया है। डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। तो आखिर ये डेमोक्रेसी में ये पीपल जो हैं वो कौन होंगे, कौन लोग होंगे जो गवर्नमेंट का सिलेक्शन करेंगे, यानी कि वो कौन लोग होंगे जो रूलर्स का सिलेक्शन करेंगे। और वो साथ ही साथ एक सवाल ये भी इसमें है कि वो लोग होंगे कौन जिनका सिलेक्शन किया जाएगा, यानी कि रूलर्स कौन है और रूलर्स को सिलेक्ट करने वाले पीपल कौन है। एक क्वेश्चन और यहाँ से अराइज होता है कि वर्ड इलेक्टेड यहाँ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यूज़ किया गया है, यानी कि डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट का फॉर्म कैसा होगा, यानी गवर्नमेंट का जो रूप है वो कैसा होना चाहिए डेमोक्रेसी में। इन सारे सवालों का जवाब हम लोग अपने जो हमारा फीचर्स है, फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, उसके थ्रू जानने की कोशिश करेंगे। सो स्टूडेंट्स, हमारा जो फर्स्ट फीचर ऑफ डेमोक्रेसी है मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर्स, इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो यहाँ पर एग्जांपल लिया गया है पाकिस्तान से। पाकिस्तान में एक वहाँ के जनरल चीफ होते थे जिनका नाम था जनरल परवेज मुशर्रफ। इन्होंने क्या किया, इन्होंने किया ये कि 1999 में, अक्टूबर 1999 में पाकिस्तान की जो डेमोक्रेटिक रूल थी, यानी कि वहाँ लोकतांत्रिक जो शासन चल रहा था, उसको इन्होंने पलट दिया। यानी कि 1999 में इन्होंने पाकिस्तान में शासन कर रही सरकार का तख्ता पलट कर दिया और खुद को पाकिस्तान का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री जो है वो घोषित कर दिया। इसके आगे इन्होंने क्या किया कि 2002 में इन्होंने एक रेफरेंडम लाया। रेफरेंडम लाने का मतलब ये है कि उन्होंने आम जनता से ये अपील की कि वो बताए कि इनका जो पोस्ट है वो सही है या गलत है। रेफरेंडम लाने से पहले इसने एक क्या किया, एक चाल चली जिसमें इन्होंने अपने शासन खुद के पोस्ट को प्रमोट करते हुए खुद को पाकिस्तान का प्रेसिडेंट भी घोषित कर दिया। और फिर 2002 में रेफरेंडम लाके, रेफरेंडम मीन्स जनमत संग्रह करा के खुद का जो कार्यकाल है उसको 5 साल के लिए और बढ़ा दिया। बट ये सारी चीज़ें हो रही थी, लेकिन ऐसा नहीं है कि वहाँ की जो पब्लिक है, वहाँ की जनता ने इसका विरोध नहीं किया। अपोजिशन पार्टीज़ ने इसका विरोध किया। साथ ही साथ वहाँ की जो मीडिया थी
उसने भी इसे एक धोखाधड़ी जो है करार दिया कि ये जो रेफरेंडम लाया गया है दरअसल ये इलीगल है, इसे गलत तरीके से पेश किया गया है, सिर्फ खुद को सही साबित करने के लिए। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए जनरल परवेज मुशर्रफ ने एक और चाल चली। अगस्त 2002 में लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के थ्रू पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन ही बदल डाला इन्होंने। ये 2 कदम आगे ही निकल गए थे जनाब। इन्होंने 2002 में एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के थ्रू पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन ही बदल दिया और उस न्यू कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार उसमें कहा गया था कि जो भी पाकिस्तान का प्रेसिडेंट होगा उसको ये अधिकार होगा कि वो नेशनल और प्रोविंशियल असेंबलीज को भंग कर सकता है, उसे डिसमिस कर सकता है। नेशनल मीन्स जो नेशनल लेवल पर जो असेंबलीज होती है उसे, और प्रोविंशियल मीन्स जो स्टेट लेवल पर है या लोकल लेवल पर जो असेंबलीज है, इन दोनों को भंग करने का अधिकार प्रेसिडेंट को दे दिया गया इस लीगल फ्रेमवर्क के जरिए। सो बच्चों, इसका इफेक्ट क्या पड़ने वाला था? इन सारी चीज़ों का इफेक्ट ये होने वाला था कि भले ही पाकिस्तान में इलेक्शंस हों, लेकिन इलेक्शंस होने के बावजूद जो फाइनल पावर जो होगा वो किसके हाथ में होगा? वहाँ के मिलिट्री ऑफिसर्स के हाथ में होगा और जनरल परवेज मुशर्रफ के हाथ में होगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि भले ही जनता अपने इच्छा से वहाँ के अपने रिप्रेजेंटेटिव्स का सिलेक्शन कर ले, लेकिन उनके पास वो अधिकार प्राप्त नहीं होंगे, बल्कि सारा का सारा अधिकार किसे मिलेगा? वहाँ के मिलिट्री ऑफिसर्स को मिलता और जनरल परवेज मुशर्रफ को मिलता। सो स्टूडेंट्स, अगर मैं आप सबसे पूछूं कि इस एग्जाम्पल्स को देखने के बाद हमें क्या जानने को मिला, तो बच्चों हम लोग ये जानें कि डेमोक्रेसी में भले ही जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनका सिलेक्शन वहाँ की जनता ने किया हो, लेकिन साथ ही साथ ये भी वहाँ पर होना चाहिए कि जो कंट्री से रिलेटेड जो भी मेजर डिसीजंस हैं वो उन्हीं लोगों को मिलना चाहिए जिनका सिलेक्शन वहाँ की जनता ने किया है, ना कि वहाँ की आर्मी चीफ को मिलनी चाहिए या किसी ऐसे व्यक्ति को मिलने चाहिए जो पावरफुल है, जो खुद का शासन करना चाहता हो। सो बच्चों, यहीं से हमारा फर्स्ट फीचर का डेफिनेशन निकलता है, मीनिंग निकलता है कि इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। यही तो मैंने आप सबसे कहा कि डेमोक्रेसी में फाइनल डिसीजन लेने का अधिकार किसे होना चाहिए? वैसे लोगों को होना चाहिए जिनको लोगों ने चुना है, जिनका सिलेक्शन लोगों ने किया है। सो स्टूडेंट्स, आइए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट फीचर की तरफ। हमारा सेकंड फीचर क्या है? फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन। अब इसके लिए जो एग्जांपल है वो चाइना से लिया गया है। तो चाइना का क्या सिस्टम है भाई? तो यहाँ पर जो इलेक्शंस है वो हर 5 साल में होते हैं और यहाँ के पार्लियामेंट को किस नाम से जाना जाता है? वहाँ के लोकल लैंग्वेज में, चाइनीज लैंग्वेज में अगर बोला जाए तो वहाँ के पार्लियामेंट को क्वांगो रेनमिन डाइबियो डाहुली कहा जाता है, और यदि हम इसे इंग्लिश में कहें तो नेशनल पीपल्स कांग्रेस कहा जाता है। और चाइना के पार्लियामेंट को, यानी कि वहाँ के सदस्यों को ये अधिकार है कि वो वहाँ के चाइना के राष्ट्रपति का चुनाव या सिलेक्शन कर सकती हैं। और वहाँ के पार्लियामेंट में नियरली 3000 मेंबर्स होते हैं, जिनमें से कुछ का सिलेक्शन तो वहाँ की आर्मी ही करती है। और आप सबको पता होगा स्टूडेंट्स कि चाइना भी खुद को एक डेमोक्रेटिक कंट्री ही मानती है। लेकिन फिर कमी कहाँ है चाइना में? कमी सबसे बड़ी ये है कि वहाँ के जो भी कैंडिडेट्स होते हैं, तो वहाँ पर एक पार्टी है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। तो जो भी कैंडिडेट्स होते हैं वो उसी पार्टी के होते हैं और वो आपस में ही इलेक्शंस को लड़ती हैं। और अगर चाइना में कोई दूसरी पार्टीज हैं भी तो वो भी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के साथ ही गठबंधन करके बैठी हुई हैं। यानी कि जो भी कैंडिडेट्स किसी भी पार्टी का होगा उसका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से ही रिलेशन होगा। यानी कि वहाँ के एक से ज़्यादा कैंडिडेट्स किसी एक पोस्ट के लिए इलेक्शन लड़ तो सकते हैं, लेकिन जो भी जीतेगा वो किस पार्टी का कहलाएगा? चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का ही कहलाएगा।
जिसका रिजल्ट ये होता है कि वहाँ की गवर्नमेंट जब भी बनती है तो कम्युनिस्ट पार्टी की ही गवर्नमेंट वहाँ पर बनती है। तो भाई ये किस तरह का आपके यहाँ रूल है कि आप जब भी इलेक्शंस लड़ेंगे तो आपकी पार्टी का ही रूल वहाँ पर होगा, सारे कैंडिडेट्स जो हैं वो आप ही के पार्टी के होंगे और वो आपस में इलेक्शंस लड़ेंगे और वो सिलेक्ट भी होंगे। भले ही लोग बदल जाएंगे लेकिन पार्टी यहाँ नहीं बदलती है। यानी कि देखा जाए तो किस पार्टी का रूल होता है चाइना में? कम्युनिस्ट पार्टी का ही रूल होता है। आइए अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा देखते हैं। ये एग्जाम्पल जो है वो मैक्सिको का है। मैक्सिको जो है वो 1930 में इंडिपेंडेंट हुई और मैक्सिको में हर 6 साल पर यहाँ पर राष्ट्रपति का चुनाव जो है वो किया जाता है। और इस कंट्री की अगर हम बात करें तो इस कंट्री में कभी भी आर्मी रूल या फिर डिक्टेटरशिप यानी कि तानाशाही रूल कभी भी नहीं रही। तो फिर मैक्सिको में कमी कहाँ पर आई? कमी इसकी सबसे बड़ी ये है कि यहाँ पर सन 2000 के बाद से PRI नाम की पार्टी ही इलेक्शंस जो है वो जीतती आ रही थी। PRI मीन्स इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी, जो कि मैक्सिको की एक पार्टी है। वही सन 2000 से लेकर के इलेक्शंस जीतती आ रही थी। और इसका कारण क्या था? इसके पीछे कुछ मेन रीजंस ये थे कि जो PRI पार्टी है वो इलेक्शंस में कुछ इस तरह के डर्टी ट्रिक्स अपनाने के लिए भी ये बदनाम थी। यानी कि इलेक्शंस में ये कुछ ऐसी हरकतें करते थे जिससे कि जो इलेक्शन है वो PRI पार्टी ही जीतती थी। यहाँ के जो ऑपोजिशंस पार्टी हैं वो इलेक्शंस में पार्टिसिपेट तो करती थी लेकिन कभी इलेक्शंस जीत ही नहीं पाती थी। तो PRI पार्टी करती क्या थी कि जितने भी गवर्नमेंट सर्वेंट्स होते हैं यानी कि विभिन्न डिपार्टमेंट्स में के जो कर्मचारी होते हैं उनको ये अपने यहाँ मीटिंग्स में बुलाती थी और उनको डराया जाता था, धमकाया जाता था कि इलेक्शंस में वो वोट किसे दें? PRI पार्टी के कैंडिडेट्स को ही वोट दें। साथ ही साथ PRI पार्टी करती क्या थी कि गवर्नमेंट स्कूल्स के जो टीचर्स हैं उनके ऊपर ये दबाव बनाया जाता था कि वो जो है वो बच्चों के पेरेंट्स को ये कहें, उनके ऊपर दबाव बनाएं कि इलेक्शंस में वो वोट किसे दें? PRI पार्टी के कैंडिडेट्स को ही वोट दें। साथ ही इस कंट्री में वहाँ की जो मीडिया है उनके ऊपर भी PRI पार्टी का ही दबाव होता था। और PRI पार्टी जो है वो अपने कैंडिडेट्स को हर हाल में जिताने के लिए बहुत सारे पैसे भी जो है वो खर्च करती थी। तो ये हरकतें मैक्सिको की PRI पार्टी इलेक्शंस में करती थी, जिससे कि 2000 तक सन 2000 तक इन्हीं का रूल जो है वो हर इलेक्शन में इन्हीं का गवर्नमेंट का निर्माण होता था। इन्हीं के गवर्नमेंट जो है वो सिलेक्ट होते थे, इन्हीं के कैंडिडेट्स जो है वो सिलेक्ट होते थे। सो स्टूडेंट्स, इन दो एग्जांपल्स को देखने के बाद हमें क्या पता चलता है? चाइना और मैक्सिको के कंडीशंस को अगर हम देखें तो इसमें हम लोगों को ये देखने को मिला कि यहाँ पर इलेक्शंस होते तो हैं लेकिन इलेक्शंस जो है वो डेमोक्रेटिक वे में या कहें कि फेयर वे में नहीं होते हैं। यहाँ की ऑपोजिशन पार्टीज को कभी भी जीतने का मौका ही नहीं दिया जाता है। जहाँ चाइना की हम बात करें वहाँ पर ऑपोजिशन पार्टीज हैं ही नहीं। वहीं मैक्सिको में हम लोगों ने क्या देखा कि यहाँ के ऑपोजिशन पार्टीज तो हैं लेकिन इलेक्शंस में कुछ ऐसे डर्टी ट्रिक्स अपनाई जाती थी PRI के थ्रू कि ऑपोजिशन पार्टीज को सिलेक्ट होने का कोई चांस ही नहीं ये लोग छोड़ते थे। साथ ही लोगों को धमकाया जाता था, यहाँ तक कि वहाँ के टीचर्स को भी के ऊपर प्रेशर डाला जाता था और वहाँ की मीडिया के ऊपर भी प्रेशर डाला जाता था कि वो PRI के अगेंस्ट ना जाएं बल्कि इलेक्शंस में वो PRI का ही सपोर्ट करें। तो यहाँ से फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट यानी कि सेकंड फीचर सामने आता है कि अ डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन। हमारा जो डेमोक्रेसी है वहाँ पर किस तरह के इलेक्शंस होने चाहिए? बिल्कुल स्वतंत्र रूप से होने चाहिए और फेयर वे में होने चाहिए। वेयर दोज करेंटली इन पावर हैव अ फेयर चांस ऑफ लूजिंग। दैट मीन्स के इलेक्शंस जो हैं वो इस तरह से होने चाहिए कि अगर वहाँ की जनता चाहे तो जो पार्टी अभी सत्ता में है, जो पार्टी अभी पावर में है, उसे भी वहाँ की जनता सत्ता से हटा सकती है और किसी दूसरी पार्टी का सरकार वहाँ पर बना सकती है। आइए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट फीचर की तरफ,
जो कहता है 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। इसका क्या मतलब है? तो इसके एग्जाम्पल्स की तरफ अगर हम गौर फरमाएं तो हम देखेंगे कि अगर हम सऊदी अरेबिया की बात करें तो 2015 तक वहां पर विमेन्स को वोट देने का अधिकार ही नहीं प्राप्त था। वहीं अगर हम एस्टोनिया की बात करें तो वहां पर सिटीजनशिप रूल यानी नागरिकता का कानून कुछ इस तरह से बना हुआ था कि वहां पर जो रशियन माइनॉरिटी के लोग रह रहे थे उनको वोट देने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती थी। वहीं अगर हम फिजी नामक जगह की बात करें तो वहाँ का इलेक्टोरल सिस्टम कुछ इस प्रकार से था कि जो वहाँ मूल रूप से फिजियन थे यानी कि फिजी के रहने वाले जो मूल निवासी थे उनके वोट का वैल्यू तो था, लेकिन वहाँ पर भारतीय मूल के जो फिजियन थे उनके वोट का वैल्यू मूल रूप से रह रहे फिजियन के मुकाबले कम था। यानी कि इंडियन फिजियन जो थे उनके वोट को वैल्यू यहाँ पर नहीं दिया जाता था। इन तीनों एग्जाम्पल्स पे अगर हम गौर फरमाएं तो हम देखेंगे कि कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ पर मेन और वुमेन के वोट्स में उनके अधिकारों को छीना जाता है, जहाँ एक और मेन को वोट देने का अधिकार है वहीं वुमेन को वोट देने का अधिकार नहीं है। कुछ एग्जाम्पल्स हमने ये देखे कि वहाँ पर सिटीजनशिप्स के रूल इस तरह से हैं कि सभी लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं प्राप्त है। जबकि डेमोक्रेसी में होना क्या चाहिए? डेमोक्रेसी में ये होना चाहिए कि देश की हर जनता को, हर एक पर्सन को वोट देने का अधिकार होना चाहिए और वहाँ की हर वोट का एक अपना वैल्यू होना चाहिए, हर वोट का इक्वली वैल्यू होना चाहिए। तो इस तरह से हमारा थर्ड फीचर सामने आता है जो कहता है कि इन अ डेमोक्रेसी ईच अडल्ट सिटीजन मस्ट हैव 1 वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव 1 वैल्यू। यानी कि डेमोक्रेसी में जो सिटीजन्स हैं उनको एडल्ट होने के बाद वोट देने का अधिकार होना चाहिए, चाहे वो मेल हो या फिर फीमेल हो, और हर व्यक्ति का के वोट का एक समान अधिकार, एक समान वैल्यू होना चाहिए। कहाँ? डेमोक्रेसी में। यानी ना तो हम किसी के वोट को कम वैल्यू दे सकते हैं और ना किसी के वोट को ज़्यादा वैल्यू दे सकते हैं। वहाँ पर वोट का इक्वल वैल्यू होना चाहिए, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी का पर्सन हो, किसी भी सेक्शन का पर्सन हो, किसी भी जेंडर का पर्सन हो, सारे लोगों का के वोट का एक ही वैल्यू डेमोक्रेसी में होना चाहिए। स्टूडेंट्स, आई होप अभी तक जितने भी फीचर्स हम लोगों ने पढ़े, जो 3 फीचर्स हम लोगों ने पढ़े, वो उसका कॉन्सेप्ट आप सबको क्लियर हो गया होगा। स्टूडेंट्स, अब हमारा जो 4th फीचर है वो क्या कहता है? रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। इस फीचर को समझने के लिए हम लोगों ने जिम्बाब्वे से एक एग्जांपल लिया है। जिम्बाब्वे जो है वो वाइट माइनॉरिटी से 1980 में इंडिपेंडेंट हुई। वाइट माइनॉरिटी कहने का मतलब है कि वहाँ पर जो गोरे लोग थे वो अल्पसंख्यक थे, यानी माइनॉरिटी में थे, लेकिन फिर भी उनका राज जो है जिम्बाब्वे पर था, उनका शासन जिम्बाब्वे पर था। बट 1980 में जिम्बाब्वे जो है वो वाइट माइनॉरिटी रूल से इंडिपेंडेंट हो गया और जिम्बाब्वे के आज़ाद होने के बाद से वहाँ पर ज़ानू पीएफ नाम की जो पॉलिटिकल पार्टी है उसी का शासन चलता आ रहा था। ज़ानू पीएफ पार्टी जो है वो जिम्बाब्वे में काफ़ी पॉपुलर थी, काफ़ी लोकप्रिय थी। इसके पीछे कारण ये है कि जिम्बाब्वे के आज़ादी में ज़ानू पीएफ पॉलिटिकल पार्टीज ने बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा किया था अपना। और जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स, अगर कोई पार्टी आपके देश के लिए, वहाँ की स्वतंत्रता के लिए, इंडिपेंडेंस के लिए अगर संघर्ष करती है तो वहाँ की जनता उसे उतना ही लाइक करती है, उसे उतना ही सम्मान देती है। और यही कारण है कि 1980 में जिम्बाब्वे के इंडिपेंडेंट होने के बाद ज़ानू पीएफ पॉलिटिकल पार्टी का ही शासन स्थापित हो गया। और जो जिम्बाब्वे के प्रेसिडेंट थे रॉबर्ट मुगाबे, वो भी अपने देश में काफ़ी लोकप्रिय थे, लेकिन उनकी सबसे बड़ी एक कमी क्या थी कि वो इलेक्शंस में गलत तरीके अपनाते थे। इलेक्शंस को जीतने के लिए वो डर्टी ट्रिक्स का सहारा लिया करते थे। तो रॉबर्ट मुगाबे ने किया क्या कि जब जिम्बाब्वे इंडिपेंडेंट हुआ उसके बाद उनका शासन स्थापित हो गया, तो वो उन्होंने जिम्बाब्वे के कॉन्स्टिट्यूशन को लगातार उसको बदलते रहा उन्होंने। और बदलने के पीछे कारण ये था कि वो राष्ट्रपति का जो पोस्ट होता है उसको उन्होंने और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश की।
दैट मीन्स कि उन्होंने राष्ट्रपति को, जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति को क्या किया कि उनके पावर को इन्हांस कर दिया। और साथ ही साथ उन्होंने सबसे बड़ा काम ये किया कि उन्होंने राष्ट्रपति के पावर को इन्हांस तो किया, लेकिन साथ ही साथ जनता के प्रति जो उनकी जिम्मेदारी थी, उनकी जो जवाबदेही थी, उसे उन्होंने कम कर दिया। यानी कि अब जो राष्ट्रपति होगा, यानी कि वर्तमान समय में देखा जाए जो रॉबर्ट मुगाबे थे, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को कम कर दिया जनता के प्रति, साथ ही साथ अपनी जवाबदेही को भी कम कर दिया। लेकिन बच्चों, डेमोक्रेसी क्या कहता है? डेमोक्रेसी ये कहता है कि अगर आपको सबसे इम्पोर्टेंट पोस्ट पर रखा गया है, आपके हाथ में अगर किसी कंट्री का शासन है, तो आपको वहाँ की जनता की भलाई के बारे में सोचना चाहिए और उनके प्रति आपको जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। साथ ही रॉबर्ट मुगाबे की जो सरकार थी, वो अपोजिशंस पार्टीज के साथ भी उनका जो बिहेवियर है वो अच्छा नहीं था। अपोजिशंस पार्टीज जो भी मीटिंग्स वगैरह तय किया करती थी, उनमें ये बाधा डालने का काम किया करते थे। साथ ही इन्होंने जिम्बाब्वे में कुछ ऐसे रूल्स बना रखे थे जहां पर जो पब्लिक है, जो सिटीजन्स हैं, वो राष्ट्रपति के खिलाफ कुछ बोल नहीं सकते थे, उनके खिलाफ आवाज़ उठाने की आज़ादी उन्हें नहीं दी गई थी। साथ ही साथ उन्होंने मीडिया पर भी कंट्रोल बना कर रखा था कि मीडिया में उन्हीं खबरों का प्रसारण किया जाए जो कि उनके पार्टी से रिलेटेड हो, उनके पॉलिसीज से रिलेटेड हो, उनके राष्ट्रपति से रिलेटेड हो। और स्टूडेंट्स, हद तो ये थी कि वहाँ के जो कोर्ट्स हुआ करते थे, यानी कि वहाँ की जो अदालतें थीं, वहाँ पर अगर इनके सरकार के खिलाफ कोई जज कोई भी निर्णय लेता था तो वो इसे मानते ही नहीं थे। साथ ही साथ जजों पर ये दबाव बनाते थे कि जो भी अदालतों में निर्णय लिया जाए वो इनके पार्टी के पक्ष में हो, ना कि इनके खिलाफ हो। लेकिन सन 2017 में मुगाबे को राष्ट्रपति के पद से हटा दिया गया। स्टूडेंट्स, इस एग्जाम्पल में हम लोगों ने देखा कि किसी भी देश का जो शासक होता है, जो रूलर होता है, तो पर्टिकुलर इस एग्जाम्पल में हम लोगों ने क्या देखा कि इन्होंने वहाँ की जनता को, साथ ही वहाँ के जो लॉज हैं, वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको रिस्पेक्ट ही नहीं दिया, बल्कि अपने ही रूल्स जो है वो स्थापित किए। ना तो वहाँ के मीडिया को इंडिपेंडेंस दी गई, ना ही वहाँ के कोर्ट्स को, वहाँ के जजेस को इंडिपेंडेंस दी गई, बल्कि उन सब पर दबाव बनाया जाता था कि जो भी फैसले लिए जाएं वो रॉबर्ट मुगाबे के ज़ानू पीएफ पार्टी के पक्ष में ही लिए जाने चाहिए। यहीं से हमारा जो है फोर्थ फीचर जो आता है वो कहता है कि अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट्स सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन्स राइट। यानी कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का जो रूल्स है, यानी उसका जो शासन करने का तरीका है, वो उस देश के कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के अधीन होना चाहिए, उसके लिमिटेशंस में रहकर होना चाहिए। साथ ही साथ वहाँ पर सिटीजन्स के जो अधिकार हैं उनको वो अधिकार दिया जाना चाहिए, ना कि उनसे उनका अधिकार छीन लिया जाना चाहिए। हमारा ये फीचर्स कहता है कि किसी भी कंट्री की जो जनता है उसको अपने विचारों को प्रस्तुत करने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। उनको, अगर वो वहाँ के शासन प्रणाली से संतुष्ट नहीं है तो उनको ये अधिकार होना चाहिए कि वो उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर सके, अपनी बातों को रख सके। साथ ही कानून की नज़र में सभी लोगों का समान अधिकार होना चाहिए और वहाँ का जो न्यायपालिका है उसको भी ये अधिकार प्राप्त होने चाहिए कि समय आने पर वो गवर्नमेंट के इलीगल एक्टिविटीज़ के खिलाफ एक्शंस ले सकें। स्टूडेंट्स, अभी हम लोगों ने डेमोक्रेसी के 4 फीचर्स के बारे में पढ़ा और अब हम देखते हैं कि अगर हम इन डिफिनेशंस का समरी निकालें तो हमारे सामने क्या प्रस्तुत होता है। अगर हम इसके समरी की बात करें तो इन चारों फीचर्स में कुछ बातें निकलकर सामने आई हैं जो कुछ इस प्रकार से हैं कि रूलर्स इलेक्टेड बाय द पीपल टेक ऑल द मेजर डिसीजंस। यानी कि रूलर्स जो हैं, जनता के द्वारा चुने गए रूलर्स को ही ये अधिकार होता है कि वो मेजर डिसीजंस ले सकें। इसमें डेमोक्रेसी में सेकंड है हमारा इलेक्शंस आफ्टर अ चॉइस एंड फेयर अपॉर्चुनिटी टू द पीपल टू चेंज द करंट रूलर्स। यानी कि इलेक्शन से इस तरह से होने चाहिए कि लोगों को ये चॉइस मिल सके, ये अपॉर्चुनिटी मिल सके कि वो अगर शासन कर रही सरकार से असंतुष्ट है
तो फिर वो उसमें चेंजिंग ला सकती है, किसी और का शासन वहाँ पर स्थापित कर सकती है, यानी कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स का चुनाव कर सकती है और अगर वो चाहे तो उन्हें बदल भी सकती है। थर्ड है that this choice and opportunity is available to all the people on an equal basis, यानी कि प्रत्येक जनता को ये अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, ना कि किसी खास सेक्शंस के लोगों को ये अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। सभी लोगों का समान अधिकार इस पर होना चाहिए कि वो वोट दे सके और अपने पसंद के रिप्रेजेंटेटिव्स का सिलेक्शन कर सके। साथ ही डेमोक्रेसी में जो भी गवर्नमेंट इलेक्ट होकर के आई है, सिलेक्ट करके आई है, वो उस कंट्री के जो कॉन्स्टिट्यूशंस हैं उसके लिमिटेशन में रह करके काम करती हैं। साथ ही साथ उस कंट्री के जो जनता है, सिटीजन्स हैं, उनके अधिकारों को भी वो समझती हैं, मानती हैं और उनको पूरा अधिकार देती हैं कि वो अपना निर्णय ले सकें। ये कुछ फीचर्स थे हमारी डेमोक्रेसी के। सो स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट, जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा था, इसे हम 2 पार्ट में बांटने वाले हैं। पहला है व्हाट इज डेमोक्रेसी और सेकंड है हमारा व्हाई डेमोक्रेसी। तो व्हाट इज डेमोक्रेसी के अंतर्गत हम लोगों ने डेमोक्रेसी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसे समझने की कोशिश की, उसका एक सिंपल डेफिनेशन देखा, साथ ही साथ डेमोक्रेसी के कुछ फीचर्स को भी हम लोगों ने समझा। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट सेक्शन आता है व्हाई डेमोक्रेसी। दैट मीन्स कि हम इस बात पर ही ज़्यादा जोर क्यों दे रहे हैं कि किसी कंट्री में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ही होनी चाहिए, कुछ और फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स क्यों नहीं होनी चाहिए। इस चीज़ को हम इस सेक्शन में समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा वहाँ से कुछ आर्गूमेंट्स डेमोक्रेसी के अगेंस्ट भी निकल करके सामने आते हैं। वो आर्गूमेंट्स क्या क्या हैं? हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो ये निकल के करके सामने आता है कि डेमोक्रेसी में लीडर्स जो हैं वो टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। इसका सबसे बड़ा इफेक्ट ये पड़ता है कि उस कंट्री में या उस सिलेक्टेड रीजन में इनस्टेबिलिटी पाई जाती है, अस्थिरता की स्थिति जो है वो उत्पन्न हो जाती है। दैट मीन्स कि अगर किसी सिलेक्टेड रीजन का कोई लीडर्स वहाँ पर है तो उसके अंदर ये इनसिक्योरिटी फील होती है कि यार हो सकता है कि कुछ समय बाद यहाँ पर किसी और लीडर्स का सिलेक्शन हो जाए और मेरा यहाँ से सुपड़ा जो है वो साफ हो जाए। तो इस वजह से वो काम करने से हिचकिचाते हैं वैसे लीडर्स। वैसी स्थिति में कुछ लीडर्स ये सोचने लगते हैं कि यार चलो पता नहीं आगे क्या होगा, तो अभी जो टाइम मिला है उसमें अपनी जेब को भर लिया जाए। और जनता की भलाई करने की बात है तो जो बाद में आने वाला है वो जनता की भलाई के बारे में सोचेगा, मुझे तो अपनी जेब भर करके यहाँ से निकल लेना है। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट निकल करके आता है वो है डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर प्ले। जिस तरह का अभी सिचुएशन है, हर एक पॉलिटिकल पार्टीज अपना गवर्नमेंट लाना चाहती है किसी भी सिलेक्टेड रीजन्स में या फिर कंट्रीज में। तो अब ये जो पॉलिटिक्स है वो एक पावर प्ले बन चुका है, पावर का गेम बन चुका है, जहाँ पर लोग जीतने के लिए कुछ डर्टी ट्रिक्स अपनाते हैं, उल्टे सीधे काम करते हैं ताकि उनको इलेक्शंस में जीत मिले। वो पैसे बांटते हैं, वो लोगों को धमकाते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो डेमोक्रेसी का एक इसके अगेंस्ट में आर्गुमेंट्स ये निकल कर आता है कि इस तरह के सिचुएशंस में यानी पॉलिटिकल कंपटीशन होने के कारण यहाँ पर मोरालिटी जो है वो गिर जाती है लोगों की। अब डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में हमारा नेक्स्ट पॉइंट यानी नेक्स्ट आर्गुमेंट ये निकल करके आता है कि सो मेनी पीपल्स हैव टू बी कंसल्टेड इन अ डेमोक्रेसी दैट इज लीड्स टू डिलेस। यानी कि अगर संसद में कोई भी निर्णय लेना होता है तो पार्लियामेंट में सत्ता पक्ष के जो लोग हैं और विपक्ष के जो लोग हैं उनके बीच में काफ़ी बहसें करनी पड़ती हैं, साथ ही बहुत सारे लोगों से कंसल्ट करना पड़ता है। इस वजह से कोई भी डिसीजन लेने में काफ़ी देरी हो जाती है। साथ ही एक पॉइंट ये भी निकल करके आता है कि इलेक्टेड लीडर्स जो होते हैं यानी जिन लीडर्स का सिलेक्शन हुआ है उनमें से बहुत सारे लीडर्स ऐसे होते हैं जिनको वहाँ की जनता की जो आवश्यकताएं हैं, जो मूलभूत ज़रूरी आवश्यकताएं हैं, उनके बारे में उन्हें पता ही नहीं होता है और इस वजह से वो अपने मन से कुछ गलत डिसीजंस ले लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये निकल के आता है कि डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन फॉर इट इज़ बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कॉम्पिटिशंस। यानी कि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो इलेक्शन में जीत हासिल करने के लिए
कुछ डर्टी ट्रिक्स अपनाती हैं, पैसे ज़्यादा खर्च करती हैं और इस वजह से वहाँ पर करप्शन जो है वो जन्म ले लेता है। साथ ही एक और बात ये निकल करके सामने आती है कि जो साधारण लोग होते हैं, किसी देश के जो सिटीजन्स होते हैं, जो आम नागरिक होते हैं, उनको अपनी भलाई के बारे में पता ही नहीं होता है और वो कुछ डिसाइड ही नहीं कर पाते हैं कि कौन सा नेता उनके लिए सही होगा और कौन सा रिप्रेजेंटेटिव उनके खिलाफ काम करेगा। क्योंकि सारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो एक ही तरह के वादे करते हैं, कहते हैं गरीबी दूर कर देंगे, शिक्षा प्रदान करेंगे, लेकिन करता कोई नहीं है। ऐसे में वहाँ की जो आम जनता है, भोली भाली जनता जो होती है, वो कंफ्यूज हो जाती है कि आखिर किन्हें वोट दिया जाए और किन्हें नहीं वोट दिया जाए। उनको अपने अधिकारों के बारे में कुछ समझ ही नहीं पाते हैं वो। साथ ही साथ उनकी जो आवश्यकताएं क्या है उन्हें ये भी नहीं पता होता है। और ऐसा कई कारणों से हो सकता है कि उस सिलेक्टेड रीजन्स में वहाँ की जनता अशिक्षित हो, या फिर हो सकता है वो बहुत ही गरीब तबके से, पिछड़े वर्ग से बिलोंग करते हों, जहाँ तक उनको मूलभूत सुविधाएं प्राप्त ही नहीं हो पाती हैं, ना वो शिक्षित हो पाते हैं। तो इस तरह के कंडीशंस जो है वो डेमोक्रेसी में इसके अगेंस्ट सामने आते हैं। सो जहाँ कुछ आर्गुमेंट्स डेमोक्रेसी के अगेंस्ट आए हैं, वहीं कुछ आर्गुमेंट्स इसके फेवर में भी आते हैं। वो सारे आर्गुमेंट्स क्या क्या हैं? हमारा फर्स्ट यहाँ पर आर्गुमेंट ये निकल के आता है कि अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अ मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यानी कि डेमोक्रेसी में जो गवर्नमेंट होती है उसकी जवाबदेही वहाँ के सिटीजन्स के प्रति ज़्यादा होती है। यानी कि वो कुछ ऐसा काम अगर कर देती है तो उसे जनता के सामने अपना जवाब देना पड़ता है। सेकेंड पॉइंट ये निकल करके आता है कि डेमोक्रेसी इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। दैट मीन्स कि अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि गवर्नमेंट को कुछ पॉलिसीज बनानी होती है तो पार्लियामेंट में काफ़ी लंबी बहस करनी पड़ती है। लेकिन इसका एक फ़ायदा ये भी है, पॉजिटिव वे में अगर हम सोचें, कि अगर कुछ इम्पोर्टेंट्स रूल्स बनाने हैं या कुछ इम्पोर्टेंट डिसीजंस लेनी है तो अगर उसमें समय लगता भी है तो वो उसके फेवर में ही जाएगा, क्योंकि इससे जो डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव होती है। अब यहाँ पर थर्ड पॉइंट ये निकल कर आता है सामने कि डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अ मेथड टू डील विद डिफरेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। यानी कि अगर कुछ पार्टीज़ में कुछ मतभेद हो जाए या फिर वहाँ की जनता में, क्योंकि डेमोक्रेसी में क्या है कि डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लोग रहते हैं, तो हो सकता है उनके बीच विचारों का जो मतभेद है वो हो जाए। तो ऐसे में डेमोक्रेसी होने के कारण उन मतभेदों को कम करने का अवसर प्रदान करता है हमारा डेमोक्रेसी, क्योंकि डेमोक्रेटिक पार्टीज़ जो हैं वो अलग अलग कम्युनिटीज़ को बिलोंग करती हैं या उनके फेवर में काम करती है। तो ऐसे सिचुएशंस राइज होने पर सारी डेमोक्रेटिक पार्टीज़ जो हैं वो एक हो जाती हैं और देश के लिए एकता को बढ़ाने का काम करती हैं। अब जो नेक्स्ट पॉइंट उभर कर सामने आता है वो ये है कि डेमोक्रेसी इन्हांसेस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स। यानी कि डेमोक्रेसी जो है वो अपने यहाँ के सिटीजन्स के सम्मान को, उनके डिग्निटी को बढ़ाने का काम करती है, क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री के जो कॉन्स्टिट्यूशंस होते हैं वो सारे लोगों को एक समान अधिकार प्रदान करते हैं। अगर डेमोक्रेटिक कंट्री में गरीब लोग हैं या अशिक्षित लोग हैं तो उनको भी वही अधिकार प्राप्त हैं जो शिक्षित और अमीर लोगों को प्राप्त हैं। और जो डेमोक्रेसी के फेवर में जो सबसे लास्ट आर्गुमेंट निकल कर सामने आता है वो ये है कि डेमोक्रेसी इज बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट अलाउज अस टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक्स। दुनिया की कोई भी डेमोक्रेसी इस बात की गारंटी नहीं दे सकती है कि वहाँ की जो गवर्नमेंट है या डेमोक्रेसी है उसमें गलतियाँ नहीं होंगी। गलतियाँ होने की गुंजाइश जो है वो हर जगह होती है। लेकिन डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी खासियत ये है कि डेमोक्रेसी जो है वो वहाँ की गवर्नमेंट यानी रूलिंग गवर्नमेंट जो है उनके द्वारा अगर कुछ ऐसा डिसीजंस बाय मिस्टेक ले लिया जाता है तो उसे सुधारने का अवसर भी उन्हें डेमोक्रेसी प्रदान करती है। सो स्टूडेंट्स, इतनी सारी चर्चाएं करने के बाद एक बात तो ये साफ निकल करके सामने आती है कि डेमोक्रेसी जो है वो हमें सारी चीज़ें प्रोवाइड नहीं करा सकती हैं। साथ ही साथ यहाँ पर डेमोक्रेसी में सारी समस्याओं का समाधान हो जाए ऐसा भी पॉसिबल नहीं है।
कुछ कमियां डेमोक्रेसी में भी पाई जाती हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और स्पष्ट रूप से दिखाई देती है कि डेमोक्रेसी जो है वो दूसरे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से बेहतर है या नहीं है। क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे जहाँ पर हम लोगों ने देखा कि कुछ ऐसी कंट्रीज है जहाँ पर वहाँ के सिटीजन्स को वोट देने का अधिकार नहीं है, अपनी आवाज़ को सामने रखने का, अपने विचारों को प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है। साथ ही साथ कुछ ऐसे भी कंट्रीज हम लोगों ने देखे जहाँ पर जनता के ऊपर अत्याचार किया जाता है, उनकी आवाज़ को दबाया जाता है, वहाँ पर आर्मी रूल है, इलेक्शंस में उनके वोट को इक्वल वैल्यू नहीं दिया जाता है। अगर इन सारी चीज़ों से अगर हम कंपेयर करें तो हम निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी जो है वो अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से बेटर साबित होती है। साथ ही हम लोगों ने ये भी देखा कि कुछ कंट्रीज डेमोक्रेटिक ना होते हुए भी खुद को डेमोक्रेटिक कंट्री होने का दावा पेश करते रहती है। साथ ही इसमें ये सवाल भी राइज होता है कि आखिर रियल डेमोक्रेसी कहेंगे किसे? क्या दुनिया में कोई ऐसी कंट्री है जहाँ पर रियल डेमोक्रेसी पाई जाती हो? तो सबसे पहले ये हमें समझना होगा कि आखिर रियल डेमोक्रेसी कहेंगे क्या। यानी कि डेमोक्रेसी का अगर ब्रॉडर मीनिंग को अगर हम समझें तो किसी भी कंट्री में ट्रू डेमोक्रेसी तभी आ सकती है जब वहाँ का कोई भी सिटीजन भूखे पेट उसे सोना ना पड़े, तब हम कहेंगे कि उस देश में ट्रू डेमोक्रेसी है। साथ ही साथ ट्रू डेमोक्रेसी तभी आएगी जब एवरी सिटीजन मस्ट बी एबल टू प्ले इक्वल रोल इन डिसीजन मेकिंग। दैट मीन्स कि लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक को, एवरी सिटीजन्स को फैसला लेने का समान भूमिका निभानी चाहिए। यानी कि जो डिसीजन मेकिंग है उसमें उस कंट्री के सारे जो सिटीजन्स हैं उनका इक्वल रोल होना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि ये ट्रू डेमोक्रेसी है। साथ ही साथ एवरी सिटीजन नीड्स टू हैव इक्वल इंफॉर्मेशन, बेसिक एजुकेशन, इक्वल रिसोर्सेज एंड अ लॉट ऑफ कमिटमेंट। दैट मीन्स कि ट्रू डेमोक्रेसी के लिए हर सिटीजन्स के पास इक्वल इंफॉर्मेशन होना चाहिए, बेसिक एजुकेशन होना चाहिए, इक्वल रिसोर्सेज होने चाहिए और लोकतंत्र के प्रति यानी डेमोक्रेसी के प्रति उनमें निष्ठा होनी चाहिए। उनको डेमोक्रेसी के प्रति उनका सम्मान होना चाहिए, डेमोक्रेसी में उनका विश्वास होना चाहिए। अगर किसी कंट्रीज में ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं तब हम कह सकते हैं कि वो कंट्री में ट्रू डेमोक्रेसी है। सो स्टूडेंट्स, इस तरह से हमारे ये चैप्टर समाप्त होता है। आई होप आप सबों ने इसे एंजॉय किया होगा और अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें। थैंक यू सो मच।